लिखियो ना, देखिए जो क्वेश्चन की उसे पढ़ा हुआ है एकदम, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3 का फैक्टोरियल। आपको यह शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ठीक है, तो कंसीडर करते हैं लेट a plus 1 a plus 2, क्या बात है, आर दी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये 3 हम क्रमागत जो है पूर्णांक कंसीडर कर लिए, मान लिए, है ना। वी हैव टू शो दैट, हमको यहाँ पे यह शो करना है, वी हैव टू शो दैट, हमें यह शो करना है a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, है ना, इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3। हमको यह शो करना है ना। तो इट कैन बी प्रूव बाई मैथमेटिकल, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन जानते हैं निशान, क्या बात है, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। तो फॉर a इज इक्वल टू 1, अगर a इज इक्वल टू 1 रखते इसमें, है ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, मतलब कितना आएगा, 3 टू 6, है ना। और इट इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 6 ही होता है, तो 6 को डिवाइड करेगा। तो ये आपका a मतलब 1 a इज इक्वल टू 1 के लिए ये सही है, और a इज इक्वल टू k। हाँ, तो लेट फॉर a इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 इज, इसके लिए मान लेते हैं इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। तो देखा, हमने 1 रख के देखा तो डिविजिबल था, और k के लिए हम मान लेते हैं कि डिविजिबल है, और k प्लस 1 के लिए शो करते हैं कि डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो k प्लस 1 के वैसे यहाँ रख देंगे, a का स्थान पे k, तो मिल जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2। तो जो एक k प्लस 1 k प्लस 2 है, मान लेते हैं कि इज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल। देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें क्या शो करना होगा यहाँ पे, देन वी हैव टू शो दैट a प्लस 1 a प्लस 2 इज आल्सो डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3 व्हेन a इज इक्वल टू k प्लस 1। जब a इज इक्वल टू k प्लस 1 होगा तो k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। दैट इज, इसका मतलब कौन, दैट इज k प्लस 1 रख दीजिए बेटा यहाँ पे, तो k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 3 हो जाएगा, है ना। दैट इज, मैं ऊपर दैट इज वी हैव टू शो, ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, दैट इज वी हैव टू शो, तो हमें यह शो करना है, वी हैव टू शो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल, ये हमको शो करना है। तो चलिए देन हम लिखते हैं, कैसे दिखाते हैं, सो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, इसको हमको दिखाना है कि 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जो k प्लस 3 है ना, इसको ब्रेक कर देता हूँ, किससे, कैसे, पहले k से सब में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो k प्लस 1 और k प्लस 2 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 3 से इन सब में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 और k प्लस 1 और k प्लस 2, कोई दिक्कत किसी को, है ना। इस k प्लस 3 का जो k है, k से सब में मल्टीप्लाई,
फिर 3 से सब में मल्टीप्लाई, इस तरीके से। अब देखो, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है राइट हैंड साइड का, जो k प्लस 1 k प्लस 2 है, तो फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल है, क्योंकि आप मान चुके हैं ऊपर ही कि k प्लस 1 k प्लस 2 डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3। अब बात इसकी करते हैं, यहाँ 3 है, ये है, और जो k प्लस 1 k प्लस 2 है ना, देखो ये जो k प्लस 1 k प्लस 2 है, यह 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 2 से। नेक्स्ट में तो आप कोई इंटीजर रख के देखिए, यहाँ पे k प्लस 1 k प्लस 2 जो है, यहाँ पर आप कोई भी इंटू करके, है ना, कोई भी आप इंटीजर रख दीजिए, मतलब 1 ही रख देते हैं, चलो तो 1 रख देंगे। देखो मेन क्या मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे 1 रखोगे, है ना, तो यह 1 प्लस 1 क्या जाएगा 2, अब 2 इंटू कुछ रहेगा तो 2 से तो कटवाई करेगा। अगर आप 2 रखोगे तो मान लो यह 2 और 3 हो जाएगा, लेकिन यह 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। अब 4 2 से डिविजिबल होता है, तो इस तरीके से फिर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? k प्लस 1 k प्लस 2 है ना, आप इवन रखोगे तो 8 रखोगे इंटीजर में। बात समझ में आ रही है? इवन रखोगे तो ये जो a वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, यह उसको 2 से डिविजिबल बना देगा, और अगर 8 रखोगे तो जो a वाला टर्म है यह उसको 2 से डिविजिबल बना देगा। तो ये जो k प्लस 1 k प्लस 2 है इंटू करके, है ना, यह ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो जब ये 2 से डिविजिबल है तो आगे जो है 3 इंटू करके है, तो कंफर्म है, कोई नंबर 2 से अगर डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए 4 2 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू कर देंगे तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 12, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई नंबर जो 2 से, जैसे 6 2 से डिविजिबल है, 3 इंटू कर देंगे, अब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 8 जो है 2 से डिविजिबल है, आगे 3 है तो 3 इंटू कर देंगे तो 24 हो जाएगा, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ये जो है ना ब्रैकेट वाला, ये 2 से डिविजिबल है, तो जैसे 3 इंटू करेंगे तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक टर्म 6 से डिविजिबल मान ही लिए हैं, ये आप देख ही रहे हैं कि ये भी 6 से डिविजिबल है ही। तो जब यह भी 6 से डिविजिबल है, यह भी 6 से डिविजिबल है, तो अगर दो नंबर 6 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 6 से डिविजिबल होगा। वही भी देख लो, 12 मान लीजिए 6 से डिविजिबल है, 18 भी 18 भी 6 से डिविजिबल है, 18 12 को जोड़ दीजिए 30 भी 6 से डिविजिबल होगा, है ना। तो अगर दो नंबर आपके पास मान लीजिए x और y है, और x भी 6 से डिविजिबल है, y भी 6 से डिविजिबल है, तो x प्लस y भी 6 से डिविजिबल होगा। मतलब ये पूरा जो क्वांटिटी इधर राइट हैंड साइड में है, ये पूरा 6 से डिविजिबल होगा। तो इसी के बराबर यह वाला भी, इसका मतलब यह भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया काम खत्म। k प्लस 1 के लिए भी यह प्रूफ हो गया कि 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट है कि अगर हम 3 क्रमागत कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लें तो 3 के फैक्टोरियल से, है ना, कंफर्म डिविजिबल होंगे। आप खुद लेके देख लो और एग्जांपल लेके देख लो। जैसे मान लीजिए अब उसका स्टेटमेंट का एग्जांपल लेके देख लो, a प्लस 1 a प्लस 2 की बात करते हैं, तो कोई क्रम से कोई 3 इंटीजर आप ले लो, जैसे 1 2 3 ले लो आप, तो देखो यह गुणा करोगे तो ये 6 से कटेगा। आप क्रम से 2 3 4 ले लो, आप गुणा करोगे 6 से कटेगा, कर लो, 3 दूनी 6 चौके 24, है ना। क्रम से आप 3 4 5 भी ले लो, गुणा कर लो, ये 6 से कटेगा, है ना। 4 5 6 कर लो क्रम से, है ना, 6 से कटेगा, कंफर्म है, ये कंफर्म है, वो सीधी सी बात है। क्रम से अगर आप 3 इंटीजर ले लोगे, गारंटी है कि वो 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना, तो 6 से डिविजिबल, तो स्टेटमेंट भी सही है आपका। इसका मतलब कि, है ना, जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही है, आपको प्रूव भी कर दिया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो द फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, ये वाला टर्म इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आप मान चुके हैं इसको। एंड सेकेंड टर्म इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल बिकॉज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, है ना, यहां पे k को कोई इंटीजर रख दीजिए, इज डिविजिबल बाय क्या 2, इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है ना, ये 2 से आपका डिविजिबल हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो जब ये k प्लस 1 k प्लस 2 2 से डिविजिबल है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ ना, सॉरी 6 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देयरफॉर k प्लस 1 k प्लस 2, यस, आपका फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल है। अब प्लस ये जो दूसरा टर्म है यह भी आपका, है ना, फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यह 2 से डिविजिबल है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह भी पूरा जो क्वांटिटी है 6 से डिविजिबल होगा।
तो इन दोनों का जो सम होगा इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल। देन k plus 1, k plus 2, k plus 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई, बराबर ही उसी के, डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल हो गया। दस द गिवन स्टेटमेंट जो इस ऊपर लिखा है कि 3 क्रमांकत अगर आप कंसेक्यूटिव इंटीजर लेंगे, द गिवन स्टेटमेंट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive CUTIV 3 consecutive integer is है ना, 3 consecutive integer is divisible by 3 factorial is true। बस बहुत तेज पकड़ है आप लोगों की। कर लो क्या है। चलिए हेडिंग करिए नेक्स्ट। ठीक है, बोले तो सबसे पहले हेडिंग करिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको बताना है यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये सब तो जानते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अगर लेट A and B आर एनी 2 इंटीजर, अगर कोई 2 इंटीजर है ना, आर एनी 2 इंटीजर, देन the greatest common divisor of A and B is denoted by G C D A comma B। ऐसे डिनोट करेंगे है ना। ए बी के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिखेंगे GCD A comma B is the greatest positive divisor satisfies following condition। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको हम अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे डी से दिखा देता हूँ इसको। तो नंबर फर्स्ट है ना, जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल रहे हैं ए बी का, है ना, पहला कंडीशन है कि वो दोनों को डिवाइड करता हो। डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, वो दोनों को डिवाइड करता हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि इफ कोई नंबर सी अगर ए को डिवाइड करता है और बी को डिवाइड करता है, तो यह सी ए को डिवाइड करता है और बी को डिवाइड करता है, तो ऐसा सी लेस देन और इक्वल डी होना चाहिए। बात समझ आ रही है? मतलब किसी 2 नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो आपका नंबर होता है या वो इंटीजर होता है जो दोनों ए को भी डिवाइड करता हो, बी को भी डिवाइड करता हो, और अगर उस डी, वही जो डी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड करता हो, बी को भी डिवाइड करता हो, अगर उसके अलावा भी कोई नंबर उस ए और बी को डिवाइड करता हो तो उस डी से क्या होना चाहिए? छोटा ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? और कॉमन वर्ड तो जान ही रहे हैं क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए कॉमन वर्ड जुड़ा हुआ है। ग्रेटेस्ट क्योंकि सबसे बड़ा डिवाइजर वही है दोनों का, इसलिए ग्रेटेस्ट कॉमन, और डिवाइजर मतलब डिविजिबिलिटी वाली केस से डिवाइड कर ही रहा है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग करते हैं यहाँ पे, है ना, 4 है 6 है, इसकी बात है ना यार, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और समझने के लिए आपको। तो 8 मान लीजिए है और 24 है, ये इस तरीके से। अब 8, तो 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? तो 8 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है ना। 24 को कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, है ना।
और फिर 6 डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करेगा, 24 डिवाइड करेगा। तब कौन कौन से कॉमन डिवाइजर हैं जो दोनों को डिवाइड करते हैं? तो 1 मतलब 1 तो सबको डिवाइड करेगा, है ना। 1 सबका कॉमन डिवाइजर है, किसी भी दो नंबर को ले लेंगे 1 उसका कॉमन डिवाइजर रहेगा, कॉमन डिवाइजर, है ना। 2 है ना, 4 और 8 ये कॉमन डिवाइजर है। और इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है? 8 है। तो 8 ही हो जाएगा जीसीडी ऑफ 8, 24 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्लियर है? बस हम ऐसे निकालते हैं जीसीडी को। लिख लीजिए डिफिनेशन, जल्दी जल्दी छापिए, थ्योरम लिखिएगा। लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, थ्योरम है, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी नन जीरो इंटीजर्स, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी नन जीरो इंटीजर्स, then there exists in bracket में none necessarily unique, then there exists in bracket none necessarily unique, bracket close, x and y such that none necessarily unique, bracket में रहेगा, bracket close, x and y such that GCD A comma B is equal to AX plus BY, AX plus BY, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर A और B कोई नन जीरो इंटीजर है, नन जीरो इंटीजर मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी इंटीजर है, तो ऐसे A और B का जो जीसीडी है ना, वह इस रूप में भी आपको दिखाई देगा। मतलब यानी जिसका जीसीडी डी आ गया तो डी इस रूप में दिखाई देगा, डी इज इक्वल टू AX प्लस BY, डी इज इक्वल टू AX प्लस BY के रूप का दिखाई देगा, है ना। जैसे अब कोई विषय, अब ये 8 आपने देखा ना, 8 आपने देखा यहाँ पे 8 और 24 का जो जीसीडी है, अभी जस्ट आपने देखा कि ये आपका आ गया था 8, है ना। तो अब इस 8 को आप इसके इस 8 को लिखना चाहें आप तो a की जगह 8 है ना, x और 24 और y, तो क्या x और y ऐसे इंटीजर मिल जाएंगे आपको कि यह 8 आ जाए? तो हाँ मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इंटू 4 कर दूं और यहाँ पे इंटू है ना माइनस का 1 कर दूं, हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा ना भाई, हो गया ना आपका यह a और यह x, या आपका b या आपका y, ये होगा इस तरीके से, ऐसे दिखाई देगा आपको। और है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा ही, अभी और भी बन सकते हैं, है ना, और भी तो केस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें और 8 है आपका, क्या कर दें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ही इसको ही कर दें हम लोग 8 इंटू माइनस का 2 कर दें, है ना, और प्लस 24 इंटू 1 का कर दें, तभी देखो 8 आ जाएगा ना, तभी 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो जीसीडी होगा AB का, है ना, वह AX प्लस BY के रूप में दिखाई देगा। तो जो वहां x y होगा वो यूनिक जरूरी नहीं कि यूनिक हो, लिखा है नॉट नेसेसरली यूनिक, मतलब एक से अधिक प्रकार से आपको दिखाई दे सकता है ना। मतलब कहने मतलब जो जीसीडी होगा वह आपको AX प्लस BY के रूप में दिखाई देगा, है ना। AX प्लस BY का रिप्रेजेंटेशन एक से अधिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली यूनिक मतलब यह हो सकता है कि आपको ऐसा केवल एक ही बार दिखाई दे, और ये भी हो सकता है कि ऐसा आपको कई बार कई तरीके से दिखाई दे सकता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मोर देन वन फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। प्राइम नंबर रहेगा तो दिखाई देता है। हाँ, अगर मान लीजिए 8 है यहाँ पे ना, अगर कोई हम प्राइम नंबर ले लेंगे तो हो सकता है एक ही बार दिखाई दे। तो ये सब तमाम चीजें, तो ये मेन है, आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसका ऐसे इसको प्रूव करेंगे इस चीज को, ये जो जीसीडी है वो इस फॉर्म का दिखाई देगा। तो हम लेट कर लेते हैं एक सेट यस में हम ऐसे एलिमेंट लेते हैं am प्लस का bn, जहां पे m और n जो है ये आपके इंटीजर हैं, और साथ ही साथ am प्लस bn जो है यह आपका ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव। ठीक है, मैं एक सेट यस कंसीडर करता हूं, और किस रूप का है, am प्लस bn रूप का, और m का n क्या है, आपके इंटीजर हैं, और ये भी तो आपको पता है ये पहले से इंटीजर हैं, और लेकिन am प्लस bn जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम एक सेट कंसीडर करते हैं। और देन S इज द सबसेट ऑफ, तो ऐसे केस में जो यस है ना, यस
यह सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा? कैसे? तो देखो अब ए बी एम एन ये सब के सब इंटीजर है, आपको इंटीजर ही रखना है वहां पे। तो जैसे आप 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5 ऐसा कुछ भी करोगे तो आपको नंबर एक मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन आपको उसमें एक कंडीशन और लगा दिया है कि हमको इस तरीके से इसमें सब इंटीजर रखने हैं कि जो नंबर आपको मिले सब पॉजिटिव वाले, मतलब रखते जाइए, जो पॉजिटिव वाले मिलते हैं वही यस में आएंगे, जो पॉजिटिव वाले मिलेंगे वही यस में आएंगे। तो ये पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले ही इंटीजर अगर यस में आते हैं तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, है ना? बात समझ नहीं आ रही भाई? am प्लस bn में कुछ भी रख दो, ab का मान mn का मान कुछ भी रख दो आप, तो जब कुछ रखोगे आप तो एक इंटीजर आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यस में कौन आएंगे? पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव इंटीजर ही तो नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। पसंद आ रही है? तो ये आपका है ना, यस इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, यस इज नॉन इम्पटी, यस इज नॉन इम्पटी। अब यस में देखो कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन यस में 2 एलिमेंट पक्का दिखाई देंगे। कौन कौन? यस इज नॉन इम्पटी बिकॉज, क्यों भैया? तो ये नॉन इम्पटी है क्योंकि मॉड ए इज इक्वल टू, मतलब इसमें ए आएगा। मैं मॉड क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जो भी इसमें आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसमें ए आएगा, कुछ आए चाहे ना आए, ए आएगा और बी आएगा, क्योंकि ए बी के ही फॉर्म में लिखा गया है ना? तो ए और बी तो जरूर इसमें आएंगे। कैसे आएंगे भैया? मॉड ए को मिल सकते हैं a इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 बराबर ए आएगा ना, तो ए दिखाई देगा। एंड मॉड बी जो है ये आपको इस तरह से दिखाई दे देगा यहाँ पे, है ना, a इंटू 0 प्लस बी इंटू 1। तो इसमें कुछ, इस यस में कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, मतलब कोई यमियन ऐसा मिले ना मिले, कुछ भी हो, है ना, लेकिन ए और बी जरूर आपको दिखाई देगा, है ना, और उसी रूप में दिखाई देगा, ए एम प्लस बी एन के रूप में दिखाई देगा। और ए के केस में यम और एन की वैल्यू 1 और 0 होगी, और बी के केस में यम और एन की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अब क्या करते हैं, इसका मतलब कि यस जो है इसमें सब आपके सब नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर ही आपको दिखाई देंगे, सब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब कह सकते हैं कि नन जीरो भी रहेगा, है, जीरो एलिमेंट नहीं रहेगा, तो शुरू में बोल दिया स्टेटमेंट में ही। तो यस में हमारे पास जो एलिमेंट दिखाई देंगे वो नेचुरल नंबर का ही कोई सबसेट होगा, मतलब इसमें सब नेचुरल नंबर ही दिखाई देंगे आपको, और इसमें कुछ हो चाहे ना हो, इसमें 2 एलिमेंट ए और बी जरूर रहेंगे। इसी 2 एलिमेंट ए और बी का जो जीसीडी है उसको दिखाना है ax प्लस by के बराबर दिखाना है। तो जो जीसीडी होगा इसमें वो इसी में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ध्यान से, जैसे ax प्लस by नामक जो एलिमेंट होगा वो इसी में का कोई एलिमेंट होगा, क्योंकि भाई इसमें एलिमेंट इसी टाइप के ना आ रहे हैं, तो ax प्लस by नामक एलिमेंट इसी सेट का ही एलिमेंट होगा। बस आपको ये दिखा देना है कि जो ax प्लस by नामक एलिमेंट जो इस सेट का ही एलिमेंट है ना, वह जीसीडी ऑफ ए बी है। अगर हम जीसीडी ऑफ ए बी मान लें, डी मान लें, तो हम दिखा दें कि जो ax प्लस by वो डी के बराबर है, ये दिखा देंगे तो ये स्टेटमेंट आपका प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो बाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अभी बताता है ये प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल कहता है मान लीजिए किसी सेट में कई एलिमेंट्स, जैसे तमाम एलिमेंट आएंगे ना, सब नेचुरल नंबर आएंगे, उस नेचुरल नंबर को आप वेल ऑर्डर में कर दो, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कर दो आप। तो बाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, let D be the least positive integer in set S, then इस सेट में यस में मान लेते हैं D सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे मैं मान लेता हूं। देन तो इस सेट का एलिमेंट है, तो देन लेट कर लेते हैं कि जो D है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसी रूप में दिखाई देगा, इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे इसी रूप में दिखाई देंगे। तो लेट कर लेते हैं D इज इक्वल टू ax प्लस by। तो thus we have to show that, तो हमें खाली यहाँ पे यह शो कर देना है, we have to show that GCD आप a कामा b इज इक्वल टू D शो कर दें, तो D का स्थान पे हम यह लिख देंगे GCD a कामा b और इज इक्वल टू ax प्लस by मिल जाएगा। तो आपको यह शो कर देना है कि GCD आप a कामा b इज इक्वल टू D, आपको यह शो कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये कैसे शो करेंगे कि GCD a कामा b का D है, तो अगर a कामा b का GCD अगर D होगा तो D a को डिवाइड करेगा,
डी बी को डिवाइड करेगा, और अगर ए और बी को कोई और सी डिवाइड करता है तो वह सी डी से छोटा होगा तो बराबर होगा। ये दिखाना है आपको। तो लेट कर लेते हैं डी डिवाइड्स बी, चलो मान लेते हैं डी डिवाइड्स बी। हमको दिखाना है, दोनों मानना है, एक बार डी डिवाइड्स बी मानना है, एक बार डी डिवाइड्स ए मानना है। तो अगर लेट करते हैं डी डिवाइड्स बी, देन बाई डिवीजन एलॉगरिथम, डिवीजन एलॉगरिथम, तो अगर b सॉरी d अगर b को डिवाइड करता है देन b इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, क्यू बार जाएगा है ना, और क्यू और आर यूनिक होते हैं इस केस में, एंड r जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा लेस देन d, इन होगा r। भाई हमेशा भाग देने वाला d भाग दे रहा है ना b में, तो हमेशा भाग देने वाला से रिमाइंडर छोटा ही होता है, तो ये कंडीशन आपका होल्ड करेगा। अब यहां देखो ध्यान से, अब यहां से जो आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू b माइनस का डी क्यू मिल जाएगा r इज इक्वल टू b माइनस का डी क्यू, है पक्षांतर कर दे। तो अब यहां से b माइनस d के स्थान पे ax प्लस by कर दे, है ना। अब इसको क्या कर दे, इसको ऐसे कर दे, b माइनस का गुणा कर दे ax का क्यू माइनस का by का क्यू। अब इसको ऐसे कर दे कि यहाँ पे जो a माइनस का ax क्यू है, इसको ऐसे कर दे a माइनस का एक्स क्यू या क्यू एक्स, और जो b वाला टर्म है b कॉमन कर ले और हो जाएगा 1 माइनस का है ना क्यू आई या वाई क्यू हो जाएगा इस तरीके से, बोलो। तो सिंस जो माइनस का एक्स क्यू है और जो 1 माइनस का क्यू आई है ये सब इंटीजर है भाई, एक्स वाई इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, तो इंटीजर को गुणा करते तो इंटीजर आता है, तो इंटीजर गुणा करके एक में से घटाएंगे तब भी इंटीजर आएगा, ये सब इंटीजर है। तो जब अगर ये सब इंटीजर है तो ये किस रूप का होगा, a इंटू एम प्लस बी इंटू एन के रूप का हो गया। तो इस हिसाब से इफ r इज नॉट इक्वल 0, अगर r 0 ना हो, अगर r 0 ना हो तो r am प्लस bn के फॉर्म का दिख गया। भाई इस यस में 0 नहीं है, मैं बता दूं पहले, आपको स्टेटमेंट में लिखा गया है ना, इसमें 0 नहीं है। तो अगर r 0 ना हो और वह r इस रूप में तो दिख ही गया, am प्लस bn के रूप का दिख गया, और r 0 अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में r कहां बिलोंग कर जाएगा, यस में, r यस में बिलोंग कर जाएगा, है ना। बट इट कंट्राडिक्ट्स या कंट्राडिक्ट कर जाएगा, कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशंस। अब क्या ऐसा आप मान लिए कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो आपने माना है कि बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल d इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपने माना है कि जो यस में d है सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और यहां से अगर r यस में हो जाएगा तो देखो r d से छोटा है, अगर r यस में हो गया r इज नॉट इक्वल 0, अगर r यस में हो गया और r d से छोटा है, तो इस हिसाब से तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि यस में d ही सबसे छोटा है। इस हिसाब से फिर तब r अगर d में है तो r को d से बड़ा ना होना चाहिए। अगर आपने माना है कि d ही सबसे छोटा इसमें है तो ऐसे केस में अगर कोई एलिमेंट उसमें अगर हम पाते हैं तो वो एलिमेंट d से बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन आपने जो r पाया, जैसे ही r नॉट इक्वल 0 बोला तो r तुरंत यस में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि r अगर नॉट इक्वल 0 है और r am प्लस bn के रूप का दिख गया तो r तुरंत यस में बिलोंग कर जाएगा, और r जैसे यस में बिलोंग करेगा r d से छोटा हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई d से छोटा एलिमेंट r में यस में बिलोंग करे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि है ना d ही सबसे छोटा है। तो ऐसे केस में गलत हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका मतलब यह कि r इज इक्वल टू 0, r 0 नहीं है भैया, am प्लस bn का फॉर्म को दिख गया लेकिन r 0 नहीं है। सॉरी r 0 नहीं है ना, तब तो गड़बड़ हुआ ना, देन r इज इक्वल टू 0, इसका मतलब r 0 है हमारा, r 0। जैसे ही r 0 होगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इज इक्वल टू dq हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि है ना वही जो कंडीशन है, इसका मतलब d डिवाइड्स b, कि d b को डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। बस समझ में आ रही है, तो जो आपने माना वो सही बात है कि d डिवाइड्स b हो जाएगा। सिमिलरली आप ये भी शो करके दिखा सकते हो, हाँ वी कैन शो दैट, आप ये भी शो करके दिखा सकते हो, वी कैन शो दैट d डिवाइड्स a। तो यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस r। तो ऐसे सेम आएगा, सेम कंडीशन बोलेंगे कि है ना r0, तो r0 तो इससे हो जाएगा a इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा, मतलब कि d जो है वो a को डिवाइड करेगा, है ना। सिमिलरली d डिवाइड्स a। अब इसमें
हमारा दूसरा केस और है, ये तो हो गया भाई डी जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब दूसरा केस यह है कि अगर सी को डिवाइड करता है ए और बी को, तो सी डी से छोटा ही होना चाहिए, है ना। तो लेट कर लेते हैं सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। तो अगर सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी है तो कुछ बाहर में ना होगा, तो इस तरीके से ए इज इक्वल टू सी पी, है ना, P1 कर लेते हैं क्योंकि PQ आपका है वहां पे, है ना। एंड यहाँ B इज इक्वल टू मान लेते हैं, है ना, CQ1 मान लेते हैं कि अगर C A को डिवाइड करेगा कुछ बाद में करेगा, C B को कुछ बाद में करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हो गया। ऐसे केस में क्या मिल जाएगा, D इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, D इज इक्वल टू AX प्लस BY है, तो A की जगह रख दीजिए CP1 और X, और यहाँ पे आएगा CQ1 और Y। इस तरीके से अगर देखा जाए तो D इज इक्वल टू C कॉमन हो जाएगा, मिल जाएगा P1X और प्लस का Q1Y, और ये शो कर रहा है कि C डिवाइड D, C डिवाइड D। आप जानते हैं अगर C D को डिवाइड करता है तो नो डाउट मॉड C इज लेस देन और इक्वल मॉड D हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने वाला जिसको डिवाइड करा उससे छोटा होगा। ये डिवीजन लॉगरिथम का रूल है ना, कि C अगर C D को डिवाइड कर दिया तो कंफर्म है कि जो C होगा वो D से छोटा होगा या उससे क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो C है C इज लेस देन, है ना, R इक्वल D। बात समझ आ रही है भाई, C इज लेस देन R इक्वल D। तो वही चीजें हैं कि अगर कोई नंबर C D के अलावा A और B को डिवाइड करता है तो वो नंबर C जो होगा वो D से छोटा है या उसके बराबर है, और पहली बार जो D है वो भी A और B को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 10, इसका मतलब यह हुआ कि D या 10 GCD ऑफ A कामा B इज इक्वल टू क्या हो गया, D हो गया। GCD ऑफ A कामा B इक्वल टू क्या हो गया, D हो गया। ये हो गया प्रूफ। क्यों? क्योंकि D जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, D जो है B को भी डिवाइड कर रहा है, और A और B को अगर कोई एलिमेंट C डिवाइड कर रहा है तो वो D से छोटा पाया जा रहा है। इसका मतलब कि GCD ऑफ AB जो हो गया वो D हो गया, और जब GCD ऑफ AB D हो गया तो देन आप यहां लिख सकते हो जो D इज इक्वल टू आप AX प्लस BY माने हो वही लिख सकते हो, देन GCD A कामा B, है ना, इसको D माने तो लिख दो GCD A कामा B इज इक्वल टू क्या, AX प्लस BY। मतलब आपका जो स्टेटमेंट हो गया प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कर लीजिए इसे, कर लीजिए। दोहराइए, कोई समस्या होगी पूछे, कोई समस्या नहीं है इसमें।